प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के फिजिक्स का पूरे बुक से टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले फिजिक्स के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर है। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह सुगमता से यानी कि आसानी से होता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा पार्टी? तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम लोग चालक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कंडक्टर कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सारे प्रश्नों को आप लोग याद करते चलोगे। चलो जी, अब दूसरा नंबर सवाल देखिए। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, इसको हर हाल में याद कर लेना है। अब दूसरा नंबर सवाल देखो, आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, सारे बच्चे लगाते चलो आंसर को। देखिए दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तो क्या होगा? ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, या फिर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सारे बच्चे हमारे साथ लगा दो चैट सेक्शन में आंसर। तो बच्चों हमने क्या बताया था कि जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, और जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घटता है। तो देखो ए पर क्या है भाई? प्लस क्यू आवेश। इसे क्या किया गया? धनावेशित किया गया है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? घटेगा ना, यानी कि ए का द्रव्यमान घटेगा और ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद है जिस पे ऋणावेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ता है, और ये हमारा ऋणावेशित यानी कि बी का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सारे बच्चे लगा दो। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लगाए हो तो बिल्कुल ही सही आंसर लगा रहे हो। चलो अब तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं बच्चों। ये रहा आपके सामने, बता दो वैद्युत फ्लक्स का मान निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है वैद्युत फ्लक्स का मान? जल्दी से बताओ बच्चा पाठी। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सर फाई बराबर क्या होता है? ई इंटू डी ए होता है। क्या होता है बच्चों? ई इंटू डी ए होता है। देख रहे हो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर करता है और एरिया पर भी निर्भर करता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर और पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या लगा रहे हो बच्चों? यानी कि फाई जो है ये समानुपाती हो जाएगा ई के, और दूसरा जो होगा फाई वो हो जाएगा समानुपाती ए के, यानी कि याद रखो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, याद रखिएगा आप। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो। फोर्थ नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आप लोगों से जल्दी जल्दी से लगा दो बच्चा पार्टी। एक खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव क्या होता है? एक खोखले गोले के अंदर विद्युत विभव जो होता है वो प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। क्या होता है बच्चों? प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। याद रखोगे विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। वोल्ट होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्जाम में तो छोड़ के नहीं आना है बच्चा पाठी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। पांचवा नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है? एक वैद्युत द्विध्रुव पर जो कुल आवेश होता है बच्चों, ये लगा दो चैट सेक्शन में, तो 0 होता है। 5 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए होगा। सारे प्रश्नों का आंसर आप लोग चैट सेक्शन में लगाते चलो, जिससे कि ये सारा प्रश्न आप लोगों को क्लास में ही याद हो जाएगा। और बच्चों जितने भी बच्चे अभी तक वो इंपॉर्टेंट वाला नोट्स हमारे द्वारा तैयार किए गए नहीं लिए हो तो सारे बच्चे जरूर ले लेना भाई, क्योंकि हमने तैयार किया है आप लोगों के लिए। जिस भी बच्चे को लगता है सर अभी भी हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है, तो बच्चों घबराओ नहीं। हमने आपके लिए तैयार किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट नोट्स, जिसमें कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिया गया जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो ओनली इसका जो है मात्र चार्ज रखा गया 199 में, यानी कि 199 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का नोट्स दिया जा रहा है। तो बच्चों लेने के लिए 70 70 82 16 85 नंबर पे कॉल करिएगा कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पीडीएफ चाहिए, आपको दे दिया जाएगा बच्चा पार्टी मात्र 199 में। भाई एकदम 300 नंबर का टेंशन खत्म हो जाएगा, यानी कि 90 प्लस का गारंटी हम लेते हैं अगर आप लोग उस पीडीएफ को अच्छे से खत्म करके पढ़ लेते हो। तो बहुत ही कम क्वेश्चन दिया गया है, अच्छे से पढ़ सकते हो, आसान भाषा में लिखा गया। देखो अब 5 नंबर सवाल का जवाब बता दो बच्चा पार्टी। ये नंबर हमारा रहा, यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो ये 5 नंबर सवाल पूछा जा रहा है,
क्या पूछा जा रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है, शून्य। ये हमने बता चुका है। चलो 6 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आ चुका है, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या सीधे रूप से बढ़ती है। 6 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 7 नंबर सवाल देखिए बच्चों, क्या पूछा गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, जल्दी जल्दी से बता दो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है बच्चों, तो आपको पता होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। लेकिन बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो क्या लगाओगे। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल होता है। अगर आपसे 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर पूछे तो आप लगाओगे सर 1.6 इंटू 10⁻⁻ क्या होता है 10 जूल होता है। याद रखोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आएगा ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग लगा के आओगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल देखिए, विद्युत धारिता का वीमा क्या होता है भाई। वीमा पूछा गया, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। देखो विद्युत धारिता को हम लोग सी के द्वारा डिनोट करते हैं और सी बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन V होता है। चार्ज का क्या होता है बच्चों, AT होता है, और वोल्ट का क्या होता है ML2 होता है, T इनवर्स 3 होता है, A इनवर्स होता है। ये विद्युत विभव के लिए होता है। चलो अब इसका अगर निकालते हैं तो इसको ऊपर ले गए तो M को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि M इनवर्स हो जाएगा। ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद T अगर माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ए माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो बच्चा पार्टी, आपका टी इनवर्स जो है ये एक और दिया गया, यानी कि T4 हो जाएगा, और ए माइनस माइनस प्लस यानी कि A2 हो जाएगा। किस ऑप्शन में ये वाला दिखाई दे रहा है, M इनवर्स L इनवर्स 2 T4 A2, किस में दिया गया है, M इनवर्स L इनवर्स 2 T4 A2। करेक्ट आंसर ए होगा। और अगर आप लोग 8 का ए लगा रहे हो तो बिल्कुल ही अच्छा कर रहे हो। चलो 9 नंबर सवाल को देखते हैं, पूछा जा रहा है आप लोगों से। 9 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पराविद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल वैद्युत द्विध्रुव का मान कितना होगा, जल्दी से बता दो। पराविद्युत माध्यम के एकांक आयतन में कुल वैद्युत द्विध्रुव का जो मान कहलाता है वो क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ध्रुवण सदिश कहलाता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। सारे प्रश्नों को याद करते चलो, ये मत सोचना सर भारी भारी सवाल है। अरे भाई नहीं, बुक से लिया गया प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। पिछले साल जो है बुक से पूछा गया प्रश्न था और बच्चे को लगा सर बहुत ही भारी पूछ दिया था, इसलिए हमने बुक का क्वेश्चन अपने खुद से बनाया है बच्चों, इसलिए सारे प्रश्नों को याद करते चलो। चलो जी 10 नंबर सवाल है, और हमारे द्वारा जो वो नोट्स तैयार किया गया बच्चा पार्टी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कम समय में पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, 90 प्लस का गारंटी हम लेते हैं ना भाई, तो अच्छे से ला सकते हो। अगर आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, उस पीडीएफ को अगर पढ़ सकते हो तो 70 70 82 16 85 नंबर पे कॉल करो, और 199 में आपको तीनों सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी दिया जा रहा है। देख लो धातु का पराविद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। सर ये कितना बार पढ़ चुके हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 11 नंबर सवाल देखिए, वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। अगर चुंबकीय फ्लक्स होता तो वो अलग होता है, लेकिन हमारा वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई बराबर जो होता है वो E इंटू ए होता है। हम लोगों ने पढ़ा है E इंटू ए होता है। E क्या है सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो E का क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है, और गुना में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से अगर निकालते हैं तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया गया है। और बच्चों अगर दूसरा मात्रक की बात करें तो E का एक हमारा वोल्ट पर मीटर होता है, और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर लिख लो। 1 मीटर से 1 मीटर गया तो बचा क्या, वोल्ट मीटर। यानी कि विद्युत फ्लक्स का हमारा दो मात्रक निकल के आया, एक न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर और दूसरा वोल्ट मीटर। देख लो किस ऑप्शन में दिया गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इनवर्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, 11 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी होगा। देख लो ये मिल रहा है, यानी कि यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा मात्रक जो है वो वोल्ट मीटर होता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। अच्छे से समझ के क्लास करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो 12 नंबर सवाल देखिए, दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। अरे भाई किस कोण पर काटेगी, जल्दी जल्दी से बता दो। तो हमने बताया था कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अगर वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर क्या होगा भाई, दो स्पर्श रेखाएं उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा, आवेश दो भिन्न दिशाओं में एक ही समय पर गति करेगा, जो कि असंभव होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नहीं काटती है भाई, याद रखोगे आप लोग। चलो 13 नंबर सवाल देखो, ये 2 नंबर में
भी पूछता है। चलो जी 13 नंबर सवाल है, भूरा रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कितना होता है? भूरे रंग के लिए वही वाला फॉर्मूला यूज करो, बीबी रोए जीबी। क्या होगा बच्चा पार्टी? बीबी रोए जीबी लगा दो ना। 0 हुआ, 1 हुआ, 2 3 4 5 और 6 हुआ। किसके लिए? भूरा रंग के लिए पूछा गया है। ये एक नंबर में ब्लैक है, दूसरा नंबर में ब्राउन है, और ब्राउन मतलब भूरा, यानी कि करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 13 का क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। याद करते चलो आप लोग। चलो 14 नंबर सवाल है, आज के क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत सारा क्या होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा। देखो ये पूछा जा रहा है, कार्बन फिलामेंट वाला प्रतिदीप लैंप जो है ये 20 वोल्ट दिया गया तथा 2.5 वाट का कार्य करता है। लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध बताओ जी क्या होगा? इसका सही जवाब जल्दी जल्दी से चैट सेक्शन में लिखना चाहिए। तो प्रतिरोध पहले हम लोगों ने पढ़ा है, एक फॉर्मूला P बराबर क्या होता है बच्चों? VI होता है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं V इंटू ये हमारा जो है आई बराबर क्या होता है? V बटा में R होता है फॉर्मूला, तो V बटा में R लिख सकते हो क्या बच्चा पार्टी? इतना तो लिख सकते हो ना। V इंटू V बराबर क्या होगा? V स्क्वायर बटा में R हो जाएगा, ये बराबर में P है। अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो R इधर कर लेते हैं, R बराबर V स्क्वायर बटा में P हो जाएगा। और हमारा V स्क्वायर कितना होगा? देखो V कितना दिया गया है? 20 दिया गया है, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा? बराबर में 400 हो जाएगा। और बटा में देखो वाट यानी कि पावर कितना दिया गया? शक्ति 2.5 वाट दिया गया, यहाँ पे 2.5 लिख सकते हो बच्चा पार्टी, इतना तो लिख सकते हो। इसका अगर पॉइंट उड़ा है तो ऊपर में एक जीरो और लग जाएगा, यानी कि 5 25 हुआ, 8 5 का 40 हुआ, यानी कि 800 हो गया। 5 का 5 हुआ, उसके बाद 16 5 का 80 हुआ, 160 किस ऑप्शन में दिया गया? करेक्ट आंसर सी होगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है। और अगर ये सवाल समझ आ गया हो तो एक बार थंब वाला इमोजी भेज देना, और सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देना बच्चा पार्टी। जितने भी नए नए जुड़ रहे हो उसको मैं बता दूं, डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे है और शाम के 8 बजे है, तो डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन भी करिएगा। चलो जी 15 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने। 15 नंबर सवाल है, फैराड मात्रक होता है किसका? तो हमने बताया है माइक्रो फैराड आए, पिको फैराड आए, या फिर खाली फैराड ही क्यों ना आए, आप लोग लगाओगे विद्युत धारिता। क्या लगाओगे सर? विद्युत धारिता। करेक्ट आंसर भी होगा। वैसे विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है सर। क्या होता है? कूलम होता है। उसके बाद विद्युत क्षेत्र का क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, या फिर क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर, तो ये नहीं होगा। विद्युत विभव का क्या होता है? जूल प्रति कूलम होता है, या फिर सर वोल्ट होता है। तो ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, आप लोग याद रखोगे। चलो 16 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ दिया तो आप लोग जल्दी जल्दी से लगा दो। ये प्रश्न बड़ा ही आसान है। क्या होगा सर? R बराबर क्या होता है? रो बराबर क्या होता है? RA बटा में L होता है। R क्या है? प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। उसके बाद एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और बटा में लंबाई का क्या होगा? लंबाई का जो होगा वो मीटर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर गया तो बचा क्या भाई? बचा हमारा ओम इंटू मीटर। किस ऑप्शन में दिया गया? ओम मीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसानी तरीका से बन जा रहा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। चलो 17 नंबर सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से, किसी विभवमापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए, किसी भी विभवमापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए। करेक्ट आंसर सी होगा। और बच्चा पार्टी इससे आसान भाषा में हमारे पीडीएफ में क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, उसको एकदम पढ़ोगे ना भाई मजा आ जाएगा, लगेगा कि एकदम पढ़ने वाली चीजें हैं इस पीडीएफ में। उसको पढ़ लेते हो तो एग्जाम में एकदम तहलका मचा के आओगे, ये हमारा गारंटी रहा भाई। चलो आगे बढ़ते, मात्र 199 भाई कोई बड़ा चीज नहीं है। आप लोग इतना तो कोई मेला वेला आ गया तो वहां पे खर्च कर देते हो, लेकिन कभी ये 200 को पढ़ाई में लगा उसके बाद हाँ आप जो है विद्या आनंद का नाम लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व यानी कि जे के द्वारा डिनोट करते हैं। जे बराबर फॉर्मूला होता है आई बटा में ए होता है। आई हमारा क्या है भाई? एम्पियर होता है। एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि अगर पूछे मात्रा क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये लगा सकते हो यहाँ पे यहाँ, लेकिन ये हमसे नहीं पूछा गया है। आप क्या लगाओगे बच्चा पार्टी? एरिया मीटर स्क्वायर, ये हमारा तो हो गया, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है। हमारा पूछा गया धारा घनत्व क्या होता है, तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है। क्या है बच्चों? सदिश राशि होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल है, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यही बताए थे 1820 ईस्वी में ऑस्ट्रेड साहब ने। इसके प्रयोग में यह है
कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 20 नंबर सवाल को देख लो, ये रहा आपके सामने। एक टेस्ला बराबर क्या होता है? देखो, एक टेस्ला की अगर बात हो, एक टेस्ला बराबर होता है 10 पर पावर 4 गॉस होता है। क्या होता है बच्चा? 10 पर पावर 4 गॉस होता है, याद रखोगे। और टेस्ला और गॉस से आपको याद आना चाहिए कि सर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी होता है। करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? 20 का ये लगा रहे हैं बच्चा पार्टी, बहुत अच्छे। इसी प्रकार हमें आंसर सभी का दिखना चाहिए क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में कराया जा रहा है। देखो 21 नंबर सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश पर संपादित कार्य कितना होता है? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश पर संपादित जो कार्य होता है वो 0 होता है। कितना होता है बच्चा? 0 होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और 22 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आ चुका है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर को जोड़ा जाता है किस क्रम में? अगर एमीटर हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और अगर बच्चों अगर आपका हो वोल्ट मीटर तो वोल्ट मीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। याद रखोगे, एमीटर श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर समांतर क्रम, दोनों को याद रख लोगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने बच्चों। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, किसमें जोड़कर? वो जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, उच्च प्रतिरोध दिया जाता है। 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। चलो 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने प्रश्न आ चुका है, गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है, ये सबको पता है, जिसकी मदद से माप की जाती है किसकी? तो माप जो है गैल्वेनोमीटर के धारा के द्वारा, धारा का होता है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का माप किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते। अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बता दो बच्चा पार्टी क्या पूछा जा रहा है। देखो पहले समझो अच्छे से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है? तो यह ज्ञात किया जाता है लेंज के नियम से। किससे बच्चों? लेंज के नियम से। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे बच्चे याद रखोगे, और यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। क्या पूछा जा रहा है बच्चों? देखो, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। क्या होती है बच्चों? इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। और अगर 2 नंबर की बात करें बच्चा पार्टी, ये प्रत्यावर्ती धारा भी पूछेगा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, दिष्ट धारा क्या होता है, और भंवर धारा क्या होता है, और ये जो है पीडीएफ में दे दिया गया बच्चों। इसलिए जितने भी बच्चे ले चुके हैं ना भाई, उससे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करूंगा कि उस पीडीएफ को एग्जाम तक में खत्म कर डालो, उसके बाद देखते हैं कैसे तहलका मचता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों। 27 नंबर सवाल है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर बच्चा पार्टी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगला नंबर सवाल की ओर बढ़े बच्चा पार्टी, तो ऐसा प्रश्न आ चुका कि चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्या है बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, ये सबको पता है सर। और इसका मात्रक क्या होगा ये पूछा गया है। चुंबकीय फ्लक्स यानी कि फाई बराबर क्या होता है बच्चों? बी इंटू ए होता है। क्या होता है सर? बी इंटू ए होता है। क्या लगा दो चैट सेक्शन में, अगर बच्चा पार्टी दिखना चाहिए आंसर भाई। चलो इसका क्या होगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या? वेबर बटा में मीटर स्क्वायर। आप बोलोगे सर वेबर प्रति मीटर बी का कैसे हो गया? अरे भाई चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पढ़े हो, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर लगाओ ना। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया तो बचा कौन सा? वेबर। करेक्ट आंसर ए लगा दो ना। 28 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे ये टेस्ला जो होता है, ये टेस्ला और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। हेनरी तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, तो ये सब कैसे होगा? हमारा करेक्ट आंसर ए बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो, ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं? बड़ा ही अच्छा सा सवाल पूछ लिया गया हम लोगों से कि ट्रांसफॉर्मर आखिरकार होते कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो हमने बताया था, एक होता है उच्चाई ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफॉर्मर। कितना हुआ? 2 हुआ। तो 2 प्रकार के लगाएंगे बच्चा पार्टी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है ध्रुव परवलय का एसआई मात्रक क्या होता है? और बच्चा पार्टी अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, बहुत गलत बात है भाई। सारे बच्चे को एकदम क्लास को लाइक कर देना है। और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो, डेली क्लास करना चाहते हो तो शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे जुड़ जाओ भाई, एकदम एग्जाम तक मिल के तहलका मचाएंगे। ध्रुव परवलय का एसआई मात्रक क्या होता है? वही वाला एम्पियर मीटर वाला बात हो रहा है भाई। करेक्ट आंसर बी लगा दो 30 का। ओके चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल है। ये सब आसान प्रश्न है,
लेकिन आता है एग्जाम में। देखो ये पूछा जा रहा है आप लोगों से, क्या पूछा जा रहा है देख लिया जाए बच्चों। यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में किसका मान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नहीं बदलेगा, वो कौन सा होता है? तो वो हमारा ध्रुव प्राबल्य ही होता है, जिसका मात्रक हमने एम्पियर इंटू मीटर अभी बताया, याद रखिएगा आप लोग। चलो 32 नंबर सवाल देखो, आपसे पूछा जा रहा है चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण क्या हो सकता है? चुंबकत्व के अस्तित्व का मूलभूत कारण होता है विद्युत आवेश की गति। क्या होती है बच्चों? चार्ज की गति होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर बी लगा रहे हो 32 का तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, 33 नंबर सवाल देखो। 33 नंबर सवाल पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का मान घट रहा है। देखो हम लोगों ने पढ़ा है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, सब जानता है, और टी बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है 2 पाई एम बटा में बी फॉर्मूला होता है। अगर बच्चों मैं बता दूं, अगर टी की बात करें तो टी जो अगर ये करे 1/b करे, यानी कि इसका मान अगर घट रहा हो तो इसका मान बढ़ेगा। किसका मान बढ़ेगा? यानी कि अगर बी घट रहा हो, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र घट रहा हो, ये हमारा क्या होगा टेस्ला का, ये जो होगा ये हमारा जो आवर्तकाल होगा, ये होगा टाइम जो होगा, ये हमारा सीधे रूप से बढ़ेगा, और टाइम यहाँ पे बढ़ेगा, ये अगर घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये हमारा घट जाएगा। तो देख लो अगर हमारा ये घटने वाला है तो ये सीधे रूप से बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन अगर इसका बढ़ाता तो ये घट जाता। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 34 नंबर सवाल है चांदी एक प्रकार का क्या होता है? चांदी जो होता है बच्चों, चांदी रहे, उसके बाद और भी कुछ रह सकता है, विस्मत रहे, तांबा रहे, जस्ता रहे, उसके बाद सोना रहे, जल रहे, ये सब क्या है? ये सब हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। कैसा है बच्चों? प्रतिचुंबकीय है। 34 का ये लगा लो। इसके बाद अगर निकेल आए, कोबाल्ट आए, ये सब क्या है? या लोहा है, ये सब लोह चुंबकीय होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगला नंबर सवाल देखो। 35 नंबर सवाल है प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0 से भी कम होती है, यानी कि ऋणात्मक में होती है। करेक्ट आंसर सी होगा। 35 का सी लगा रहे हो क्या बच्चों? बहुत अच्छे। चलो 36 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है? शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, शैथिल्यता को प्रदर्शित करने वाला होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। कौन होता है बच्चों? लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है ये शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल देखो, किसी स्थान पर आभासी नमन कोण सदा क्या होता है? यथार्थ नमन कोण से अधिक होता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, गामा किरणों का आवृत्ति परास कितना होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है आपके एग्जाम में हर एक बार ऐसा वाला प्रश्न। तो मैं चाहता हूं बच्चों कि ये जितना भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में वो सारा आज के इसी क्वेश्चन में मैं कवर कर दूं। देखो अगर पूछे गामा किरणों का आवृत्ति परास कितना होता है, क्या पूछेगा बच्चों? गामा किरणों के लिए अगर पूछा गया हो तो गामा किरणों का जो आवृत्ति परास होता है वो होता है 3 गुना 10 पावर 22 हर्ट्ज से लेके 3 गुना 10 पावर 18 के बीच में होता है। करेक्ट आंसर ए लगाओगे। अगर आपसे पूछे, क्या पूछेगा? अगर पूछे एक्स किरण का आवृत्ति परास कितना होता है, ये हमारा ऑप्शन बी में हमने इसीलिए लिखा है। ये किसके लिए है बच्चा पार्टी? ये हमारा एक्स किरण के लिए होता है। कितना होता है देख लो, 3 गुना 10 पावर 19 हर्ट्ज से लेके 3 गुना 10 पावर 15 हर्ट्ज के बीच में होता है, यानी कि ये वाला एक्स किरण के लिए होता है। उसके बाद पूछेगा पराबैंगनी विकिरण के लिए, पराबैंगनी के लिए पूछे तो ये वाला लगाना और स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पराबैंगनी विकिरण का अगर पूछे, पराबैंगनी अगर विकिरण का आपसे पूछा गया हो बच्चा पार्टी, तो ये वाला लगाना 3 गुना 10 पावर 16 से हर्ट्ज से लेके 7.5 गुना 10 पावर 14 हर्ट्ज के बीच में होता है। ये हमारा पराबैंगनी विकिरण के लिए है। और ये लास्ट किसका है सर? ये दृश्य प्रकाश के लिए होता है। किसके लिए बच्चा? ये हमारा दृश्य प्रकाश के लिए होता है। कितना होता है? 7.5 गुना 10 पावर 14 हर्ट्ज से लेके 3.5 गुना 10 पावर 14 हर्ट्ज के बीच होता है। याद रखोगे बच्चों, ये हमारा एक्स किरण के लिए होता है, ये दृश्य प्रकाश के लिए होता है, और ये पराबैंगनी किरण के लिए है, और ये गामा किरण के लिए है। इसका स्क्रीनशॉट मैं चाहूंगा कि आप लोग ले लो जल्दी जल्दी से बच्चा पार्टी। ओके,
ले लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 38 नंबर सवाल देखो, आपसे पूछा जा रहा है पौधा घरों में किनका उपयोग होता है। पौधा घरों में जो उपयोग होता है वो किसका होता है, अवरक्त विकिरण का होता है क्या बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी लगा लो 39 का। आगे बढ़ते हैं, ये सब आसान आसान प्रश्न आप लोग जल्दी जल्दी से लगाते चलो। अब देखो बेतारी तार संचार का आविष्कार किया था किसने, किसने किया था जल्दी से बताओ। ये किया था मार्कोनी साहब ने। किसने किया था सर, मार्कोनी ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो हम 41 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है आप लोगों से विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या हो सकता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण होता है आवेश की त्वरित गति। क्या होती है बच्चों, आवेश की त्वरित गति। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग वाला बात हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, तो ये 2 नंबर में पूछ सकता है आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर सवाल देखो, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करेगी ये बताओ आप लोग जल्दी से, ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों, 43 नंबर सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति हो सकती है कैसी। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, और ये अनुदैर्ध्य किसका होता है भाई। अगर पूछे ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, किसकी बच्चा पार्टी, अगर ध्वनि तरंगों की प्रकृति पूछे तो ये अनुदैर्ध्य होती है, लेकिन ये नहीं पूछा गया है, हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एंड 44 नंबर सवाल देखो बच्चों, ये पूछा जा रहा है कांच का अपवर्तनांक कितना होता है। कांच का अपवर्तनांक करीब 1.5 होता है, और सबसे अधिक जो बताया था वो हीरा के लिए होता है, ये हमने पहले ही बता चुका था। लेकिन अगर बच्चों कांच के लिए आपसे क्रांतिक कोण पूछे तो क्या लगाओगे सर, 41 डिग्री होता है, सबको पता है। 42 डिग्री भी कभी कभी एग्जाम में दे देता है, लेकिन लगभग में होता है ये। चलो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो 45 नंबर सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है, और क्लेडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है। याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्या होता है सर, क्लेडिंग का अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है। ऐसे वाला आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला नहीं भाई, ये हमारा जो था ऑप्टिकल फाइबर के लिए ऐसे वाला आप लोगों ने पढ़ा, उसमें जो होता है ये जो यहाँ जो होता है ये क्रोड लगा होता है, ऊपर का हमारा ये जैकेट होता है, तो याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। देखो 6 तथा -2 डायोड क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो निकाय की फोकस दूरी क्या होगी। एक को सर P1 मान लीजिए, P1 बराबर कितना है 6 दिया गया डायोप्टर में। उसके बाद P2 बराबर कितना दिया गया सर, P2 बराबर -2 डायोप्टर दिया गया है। तो P बराबर फॉर्मूला होता है P1 प्लस में P2। यहाँ देखो P1 कितना दिया गया 6 दिया गया है, और प्लस में P2 कितना है -2 दिया गया है। यहाँ से निकालो तो 6 - 4 बराबर 6 - 2 बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा। ये हमारा डायोप्टर में निकला सर, अभी तो नहीं हुआ काम, तो हमें F निकालना है। तो P बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/f। क्या होता है बच्चा पार्टी, 1/f होता है। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी। F बराबर क्या होगा 1/p हो जाएगा, और 1/p देखो P कितना दिया गया 1/4, यानी कि 0.25 मीटर में होगा, क्योंकि ये हमने मीटर वाला फॉर्मूला को यूज करा था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बड़ा ही आसान तरीका है निकालने का भाई, अगर सीख गए ना एकदम चुटकी में निकाल दोगे, ऐसा वाला सवाल आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल देखो, अभिसारी लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी क्षमता क्या होती है, घट जाती है। अभिसारी लेंस को अगर पानी में डुबाते हैं तो उसकी क्षमता सीधे रूप से घट जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर सवाल है 48 नंबर सवाल, किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को क्या कहा जाता है, दर्शन कोण कहते हैं। ये सब आसान आसान प्रश्न है, अगर लाइन बाय लाइन पढ़े होगे आप लोग एकदम आसानी से बना सकते हो बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिसका नाम होता है अबिंदुकता। क्या होता है बच्चों, बेलनाकार लेंस अबिंदुकता को के लिए होता है। उसके बाद देखो ये जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बायोफोकल लेंस का यूज करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो ये सब याद रखोगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल देखो, बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग। देखो ये पूछा जा रहा है
2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। एकदम देख रहे हो, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमने बताया था। क्या बताया था सर, वो आप ही बता दो। तो हमने बताया था आवर्धन क्षमता यानी कि m बराबर क्या होता है, 1 + d/f होता है। ये हमने बताया था कि नहीं बच्चा पार्टी, एक बार चैट सेक्शन में दिखना चाहिए। ये बताया था तो बता दो। 1 कितना दिया गया भाई, 1 प्लस d कितना होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, ये पता है किसी को तो चैट सेक्शन में बता दो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सर 25 सेंटीमीटर होता है, और बटा में फोकस दूरी हमारा 2.5 दिया गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं 2.5। हमें पॉइंट उठाएंगे 0 लगेगा, और 25 दहिन का 250 होता है, यानी कि 1 प्लस में 10 बराबर कितना होगा, 11 होगा। किस ऑप्शन में 11 दिख रहा है, करेक्ट आंसर सी होगा। देख रहे हो कितना आसानी से बन जा रहा है भाई, देख रहे हो कितना आसान प्रश्न है। इसी प्रकार से एग्जाम में बना दोगे। अगर आप लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हो तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। ओके, और बच्चा पार्टी नहीं जुड़े हो तो अभी भी जुड़ जाओ, बहुत कम समय में आपका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो ही जाएगा। और सब्जेक्टिव का हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स भी दे ही दिया 199 वाले पीडीएफ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 51 नंबर सवाल है। देखो, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव कौन सा होता है। अगर न्यूनतम विचलन हो रहा हो तो वो लाल होगा, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, विचलन कम होता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, इसका विचलन ज्यादा होता है। याद रहेगा कि नहीं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 52 नंबर सवाल है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। ये किया था हाइगेंस साहब ने। किसने किया था बच्चा पार्टी, हाइगेंस ने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो 53 नंबर सवाल है। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है। वो व्याख्या नहीं होती है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर सवाल है। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कौन सही है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल पूछ लिया गया भाई, जल्दी से लगा दो। चैट सेक्शन में आंसर हमें दिखना चाहिए कि सारे बच्चे आंसर को लगा रहे हैं। तो बच्चों हमने बताया था, देखो यहां से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है। पहले ये क्या है, इसे रचनात्मक व्यतिकरण को हम लोग संपोषी व्यतिकरण भी कहते हैं। देखो व्यतिकरण 2 प्रकार से होता है, एक रचनात्मक या फिर संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। देखो अगर रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर पूछे, यहाँ कलांतर लिख दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ ये क्लियर हो जाना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो लगा के आओगे। देखो अगर यहाँ कलांतर पूछे, कलांतर फाई बराबर क्या होता है बच्चों, 2n होता है। क्या होता है, 2n होता है। और इसके लिए यानी कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए तो कलांतर हुआ, उसके बाद एक होता है पथांतर। क्या होता है, पथांतर होता है। अगर पथांतर यानी कि डेल्टा पी बराबर आपसे पूछे, वो हमारा n लेमडा होता है, या फिर इसी को लिख सकते हो 2n + 1 इंटू λ/2 होता है। 2n λ/2 होता है। ये रखोगे, ये हमारा किसके लिए होता है, ये रचनात्मक व्यतिकरण के लिए है। इसी प्रकार से विनाशी व्यतिकरण का भी होता है। विनाशी व्यतिकरण के लिए अगर कलांतर की बात करें तो फाई बराबर क्या होता है बच्चों, वो होता है 2n + 1, 2n + 1 होगा, और इंटू में ये हमारा पाई होता है, ये हमारा कलांतर हुआ। लेकिन अगर पथांतर डेल्टा पी की बात हो तो डेल्टा पी बराबर क्या होता है बच्चा पार्टी, 2n + 1 इंटू में होता है डेल्टा λ/2 होता है। याद रखोगे बच्चों, ये हमारा विनाशी व्यतिकरण के लिए है, और ये हमारा रचनात्मक व्यतिकरण के लिए है। अभी हमसे रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कौन सा इसमें दिखाई दे रहा है, 2n π। करेक्ट आंसर ए वाला में दिखाई दे रहा क्या बच्चा, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एकदम घर में एकदम रिवीजन कर लेना, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव अगर नहीं आया ना भाई, एकदम मजा आ जाएगा, आएगा यहां से हर एक बार आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल पूछ लिया गया आप लोगों से, जल्दी से आंसर लगा दो। 55 नंबर सवाल का जवाब बहुत अच्छे। देखो पूछा जा रहा है, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट और माध्यम की अपवर्तनांक के बराबर होता है। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा है सर, म्यू बराबर क्या होता है, 10 और आई पी होता है। ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, और ये ब्रूस्टर का नियम है। ये कई बार हमने बता चुका है सर, ब्रूस्टर का नियम होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और अगर सब्जेक्टिव में पूछे ना कि भाई ब्रूस्टर के नियम से आप क्या समझते हो, तो एकदम ध्यान में रख लो, किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इतना तो याद रह जाएगा ना भाई, और करेक्ट आंसर सी को लगा के चलाओगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, और ये 2 नंबर में ये लिखना बहुत जरूरी है, ताकि लगे सर ये बच्चा पार्टी कुछ पढ़ा लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं।
56 नंबर सवाल देखो, उसी ब्रूस्टर के नियम पर एक प्रश्न हमने ला दिया। देखो ये पूछा जा रहा है, जब किसी पदार्थ पर प्रकाश क्रमशः 60 डिग्री पर आपतित होता है, तब यह परिवर्तित प्रकाश की पूरी तरह ध्रुवित हो जाता है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? यानी कि म्यू पूछा गया क्या होगा, तो म्यू बराबर क्या होता है सर? 10 IP होता है। 10 IP पढ़े हो, और IP हमारा कौन जो है 60 डिग्री दे दिया गया है, यानी कि हम लिखेंगे म्यू बराबर 10, IP कितना है 60 डिग्री दिया गया। और आप लोगों ने पढ़ा है सर म्यू बराबर क्या होता है, 10 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। यहां से अगर √3 का मान ज्ञात करते हो आप लोग तो क्या लगाओगे? √3 का मान होता है 1.732 होता है। ये हमारा √3 का मान है, किस ऑप्शन में दिया गया है? यहाँ पे देख रहे हो 1.73 दिया गया है। करेक्ट आंसर आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ये सब आसान आसान प्रश्न है बच्चों, लगा के आओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 57 नंबर सवाल देखो, सोडियम का कार्यफलन कितना होता है? सोडियम का कार्यफलन पूछा गया है। सोडियम का कार्यफलन जल्दी से बताओ। 57 नंबर सवाल का जवाब, सोडियम का कार्यफलन पूछा जा रहा है बच्चों, 2.75 होता है। उसके बाद और भी पूछा जा सकता है, जैसे सीजियम का क्या पूछेगा बच्चों? अगर सीजियम का पूछे तो 2.14 लगाना। क्या लगाओगे? 2.14 लगाना। उसके बाद अगर पोटेशियम का पूछे यानी कि के का पूछे बच्चों, 2.30 लगाना। उसके बाद अगर लिथियम का पूछे, लिथियम का पूछेगा तो क्या लगाओगे? 2.40 लगा देना। इतना को याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखो, कैथोड किरणें क्या होती है? कैथोड रेज आर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है, और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है? ऋणावेष्ट कण होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 59 नंबर सवाल देखो, प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक होता है, कौन है? वो तरंग सिद्धांत है जो कि हाइगेंस के द्वारा दिया गया है, एक क्वांटम सिद्धांत है जो कि मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया है। ये दोनों जो है बहुत ही आवश्यक होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है? पराबैंगनी में भाग में पड़ रहा है, यानी कि वो हमारा लाइमन सीरीज है। 60 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 61 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा आपके सामने, बताओ पूछा जा रहा है, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण रहते हैं? कौन सा बल होता है? वो कूलाम्ब बल होता है। कैसा बल होता है बच्चों? कूलाम्ब का बल होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बच्चा पार्टी याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल देखो, आपसे पूछा गया, परमाणु की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? जल्दी से बता दो, परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। और अगर नाभिक की पूछे, अगर आपसे पूछे नाभिक की कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये परमाणु का पूछा गया। करेक्ट आंसर ए लगा दो। याद रहे बच्चों, दोनों इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछता तो लगाते 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है सर। अगर पूछे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो वो हमारा E/m के अनुपात में होता है, यानी कि ये आवेश इलेक्ट्रॉन का चार्ज और बटा में द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालना हो, तीनों पूछा गया बच्चों। देखो पहला पूछेगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, जो अभी हमने बताया 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछे तो 1.6 × 10⁻19 कूलम हो गया। लेकिन एक बार पूछा गया था इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो बच्चों ये लिखोगे, यानी कि 1.6 × 10⁻19 कूलम और बटा में 9.1 × 10⁻31 kg। यहां से अगर दोनों का अनुपात निकालते हो तो वो हमारा निकल के आ जाता है। क्या निकलता है एक बार बता दो, 1.76 × 10⁻11 कूलम बटा में केजी। कूलम बटा में केजी का है सर, ये हमारा कूलम है और ये हमारा केजी में है, तो बटा में लगेगा ना भाई। तो याद रखना ये हमारा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है, ये आवेश है और ये द्रव्यमान है। तीनों याद रहेगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल है। 64 नंबर सवाल है, नाभिकीय बलों का कौन सा गुण है? नाभिकीय बल लघुपरासी होते, बिल्कुल होते हैं। नाभिकीय बल आवेश अनाश्रित होते, बिल्कुल होते हैं। नाभिकीय बल आकर्षण बल पैदा करते, बिल्कुल होते हैं भाई, ये भी होते हैं। करेक्ट आंसर इनमें से सभी ऑप्शन डी लगा सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 65 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? विभाजित कभी फोटोन को किया जा सकता है, क्योंकि सर इसका विराम जो द्रव्यमान होता है, इसका जो विराम द्रव्यमान होता है वो हमेशा से 0 होता आ रहा
रहा है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। 66 नंबर सवाल है, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में अवश्य रहता है प्रोटॉन, और ये परमाणु का नाभिक जो बना होता है वो प्रोटॉन और किससे बना होता है, न्यूट्रॉन से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। 33 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा? 33 का निकालने में कोई तकलीफ है क्या भाई? 33 लिखो ऐसे, निकाल दो जल्दी से। 2 से लगाओ, 16 दूना के 32 हुआ, शेष 1 बचा, 1 लिख दो। उसके बाद फिर 2 से लगाओ, 8 दूना के 16 हुआ, शेष 0 बचा। फिर 2 से लगाओ, 4 दूना के 8, शेष 0। उसके बाद 2 दूना के 4, शेष 0 बचा। फिर 2 एकम 2 और शेष 0 बचा। 1 4 को 0 1, देख लो किस में दिया गया, 1 4 को 0 1, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। देख रहे हो कितना आसान है। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है आप लोगों से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बता दो क्या पूछा जा रहा है सर। एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा IE तथा आधार धारा IB और तथा संग्राहक धारा IC में संबंध क्या होगा? ये होता है IC बराबर IE माइनस IB। किस ऑप्शन में दिया गया बच्चा पार्टी? ये वाला किस ऑप्शन में दिया गया? सही जवाब ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल देखो, UHF परिसर की आवृत्तियों का प्रसरण प्रायः किसके द्वारा होता है? वो आकाश तरंगों के द्वारा होता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल आपके सामने है बच्चों, आकाश तरंग का संचार आधारित है किस पर? आकाश तरंग का संचार आधारित होता है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। किस पर बच्चा पार्टी? आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। और 70 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और जितने भी बच्चे पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हो तो 70 70 82 16 85 नंबर पे कॉल करिएगा। सर हमें 199 वाला फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भाई घबराओ नहीं, 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का दिया जा रहा है, और ये हमारा गारंटी रहता है कि उसी से एग्जाम में प्रश्न आएगा। उसे अगर आप लोग एग्जाम तक में अच्छे से खत्म कर लेते हो, कुछ भी नहीं पढ़े हो, तो आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। ओके बच्चों, तो उस पीडीएफ को जरूर लोगे, अच्छे से पढ़ोगे आप लोग, और जितने बच्चे ले चुके हो उसको अच्छे से खत्म कर लो आप लोग। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर।